गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 10 अक्टूबर। तो आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो कर रहे हैं, और आपके कमेंट पढ़ करके मज़ा आ जा रहा है कि आप इतने अच्छे से इसको फॉलो कर रहे हो, और आप खुद देखोगे कि आप में 21 डेज़ के बाद कितना बदलाव आ रहा है। आप एकदम अच्छे से ट्रैक पे आ जाओगे, आपका अच्छा सा रूटीन बन जाएगा। आपने बहुत अच्छे से ये 5 टास्क फॉलो किया है और ख़ुद को ईमानदारी से नंबर दिया है। हाँ, मैंने ये भी देखा है कि आप लोग अगर 2 नंबर पा रहे हो तो 2 नंबर भी कमेंट कर रहे हो, तो ये आपकी ईमानदारी है और इस ईमानदारी को हमारी टीम की तरफ से सैल्यूट है। ओके, आपको ऐसे ही लगे रहना है। हमें इस 1% में आना है जो इसको फॉलो करते हैं, और जो सिर्फ इसको देख रहे हैं फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप उनकी चिंता मत करिए, उनको छोड़िए। जितने लोग, अगर एक लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने ट्रैक पे हैं। ओके, तो ध्यान रखना है, हमें ये फॉलो करना है मिनिमम 21 डेज़ तक। उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपको आता है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपका बिल्कुल मदद करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का यहाँ पे कोटेशन क्या है। यहाँ पे कोटेशन से भी बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो कि पूरे भारत को हिला करके रख दी है कि अब हमारे बीच में हमारे प्रिय रतन टाटा जी नहीं रहे, इनका निधन हो गया है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इनकी आत्मा की शांति के लिए एक बार आंख बंद करके प्रे जरूर करें। क्यों ऐसा करें? क्योंकि दोस्तों ये हमेशा समाज के बारे में सोचते थे। इनका हमेशा ये मोटो होता था कि हमारी कंपनी, जो इनकी टाटा कंपनी थी, इनका मोटो यही था कि हमारी कंपनी की गाड़ियाँ अगर कहीं एक्सीडेंट होती है तो सारा नुकसान गाड़ी को हो, उसमें बैठे व्यक्ति का एक भी खरोच नहीं लगना चाहिए। तो ये इनका मोटो था और इसी मोटो पे इनकी कंपनी टाटा काम करती है, आज भी करती है। तो इनका मोटो यही था कि इंसान सेफ होना चाहिए, भले ही गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो जाए। तो ये इनका मोटो था समाज को भलाई पहुंचाने का, और इन्होंने समाज की भलाई के लिए ही सन 2008 में एक कार लॉन्च किए थे। इनका मेन मकसद क्या था? इन्होंने सोचा कि जो व्यक्ति बाइक से चलते हैं वो धूप सहते हैं और वो बरसात में वर्षा यानी कि बारिश को झेलते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने बाइक के रेंज के आसपास में एक कार लॉन्च करने का सोचा सन 2008 में। और इसी के लिए इन्होंने एक कार लॉन्च किया, टाटा नैनो। कौन सा? टाटा नैनो। और ये जब कार लॉन्च हुई थी तो बहुत फेमस हुई थी कि ये 1 लाख टकिया कार आई हुई है। तो लोगों ने इसको ख़रीदा भी, और कुछ लोगों ने इसको अपोज भी किया कि ये तो गरीबों की कार है, सबसे सस्ती कार है, तो ये सबसे गरीबों की कार है, ये करके उसका अपमान किया गया। और कुछ जगहों पे उस कार में आग भी लग गई, कुछ जगहों पे। तो एकदम से ये माहौल बन गया कि ये तो एकदम से जानलेवा कार है, बेकार कार है। और इस कार की मार्केटिंग भी सही से नहीं हो पाई क्योंकि अफवाहें बहुत उड़ने लगी और उसके बारे में स्टार्टिंग से ही नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा होने लगी, और ये चीज़ रतन टाटा जी को बहुत ही दुख पहुंचाया। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि नैनो कार को लॉन्च करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है। तो इन्होंने समाज के बारे में सोचा, लेकिन समाज ने इनके नज़रिए को, इनके सोच को नहीं समझा और उस कार को नकारा। तो लोगों के द्वारा इनकी सोच को, इनके काम को वो सराहना नहीं दी गई जिसकी ये उम्मीद करते थे। बट ये फिर भी रुके नहीं वहाँ पे, ये आगे बढ़ते रहे। कैसे आगे बढ़े? इन्होंने अपनी कमाई का 30 से 40% तक दान करना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ समाज की भलाई में। जहाँ भी समाज की भलाई की बात होती थी वहाँ पे ये खुल करके दान करते थे। यही वजह है कि ये हम भारतीयों के दिल में जगह बना सके। कौन? रतन टाटा जी। अभी हमारे बीच में नहीं है, तो प्लीज़ एक बार आप अपने ओर से इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करिए। अब यहाँ पे हम इनके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे और देख लेते हैं कि इनका जन्म हुआ था सन 1937 में। इनका संबंध था पारसी धर्म से। कौन से धर्म से? पारसी धर्म से। और इनको पुरस्कार मिला था, कौन कौन सा? पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये दोनों पुरस्कार इनको मिला हुआ है। तो ये जो पहला अवार्ड है पद्म भूषण, ये इनको मिला था सन 2000 में। किस चीज़ के लिए? उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और फिर आगे चल करके सन 2008 में फिर से इनको मिला पद्म विभूषण। तो ये दोनों अवार्ड इनको सन 2000 और ये 2008 में मिला है। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में हमारे पूछ दे, तो ध्यान रखना है पद्म भूषण 2000 में, पद्म विभूषण 2008 में। ओके दोस्तों, ये अविवाहित थे, इन्होंने पूरे जीवन शादी
नहीं की थी। ठीक है, ये भी जानिएगा कि ये अविवाहित रहे हैं। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न पे। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी हमें तैयार करना है कि जहाँ पे 2 लोगों से ज़्यादा अवार्ड किसी को दिया जा रहा है तो वो नंबर हमें जानना जरूरी होता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसे ही बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो बताना है कि कितने वैज्ञानिकों को मिला है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ 2024 में। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कितने लोगों को मिला है? सी, 3 लोगों को मिला है। 3 व्यक्ति को मिला है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। तो कौन कौन से हैं? देखिए, 3 लोगों में जो पहले व्यक्ति हैं उनको मान लीजिए एक नोबेल प्राइज़ मिला है तो उसका आधा इनको मिला है। वो है डेविड बेकर जी, इनको आधा मिला है। और बाकी जो आधा रहा है उसमें संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया है। एक आधा इनको और उसमें से आधा 2 लोगों को मिला करके दिया गया है। तो वो है डेमिस हसाबिस और दूसरे हैं जॉन एम जम्पर। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से आधा दिया गया है और आधा डेविड बेकर को मिला है। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ टोटल 3 लोगों को मिला है। इन लोगों ने किस चीज़ की खोज की है, क्या किए हैं? इन्होंने प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है, यानी कि प्रोटीन के बारे में इन्होंने बताया है, जानकारी दिया है, तो इसलिए इन्हें मिला है कौन सा? केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन तीनों लोगों का नाम भी, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो बताना है कि ये प्रतियोगिता कौन सी? आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ पे शुरू हुआ है 2024 का? तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है वांटा में। कहाँ पे? वांटा में। ये वांटा है कहाँ पे? ये है फिनलैंड में। कहाँ पे है? फिनलैंड में है। यहाँ पे शुरू हुआ है ये आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये प्रतियोगिता चलेगा 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। इसमें हमारे भारत की तरफ से पीवी सिंधु जी और लक्ष्य सेन जी भाग लेंगे। तो देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है। जैसा भी न्यूज़ मिलेगा हम यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बताना है कि आपको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ किसे मिला है इस बार। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, किसको मिला है? बी, जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को मिला है। भौतिकी में, फिजिक्स में क्यों मिला है? इन्होंने एआई के फील्ड में योगदान दिया है, मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसमें इन्होंने योगदान दिया है, इसीलिए इन्हें मिला है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन जी को, इन दोनों लोगों को मिला है। देखिए, ये जो जोफ्री हिंटन जी हैं, इन्हें कहा जाता है एआई का फादर, यानी कि एआई के पितामह। तो आपके एग्जाम में अगर ये भी पूछे कि एआई के पितामह या फिर एआई के फादर किसे कहते हैं, तो जोफ्री हिंटन जी को। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ओके, एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे आप कि भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में सबसे पहला नोबेल प्राइज़ किसे मिला था? तो वो मिला था विल्हेम रॉन्टजन जी को। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक्स रेडिएशन की खोज की थी। ओके, तो इनको सबसे पहली बार मिला था फिजिक्स में नोबेल प्राइज़। ठीक है, अब बात हो रही है नोबेल प्राइज़ की, तो नोबेल जो प्राइज़ है ये शुरू हुआ था सन 1901 में। 1901 में ये जो नोबेल नाम है ये एक वैज्ञानिक का नाम है। उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है अल्फ्रेड नोबेल। ये दोस्तों ये स्वीडन, कहाँ के? स्वीडन के ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या खोज किया था? डायनामाइट। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मेरे मरने के बाद जितनी मेरी संपत्ति है उसमें से इनाम दिया जाएगा लोगों को, और उसका इनाम होगा नोबेल प्राइज़। तो उसी से शुरुआत होती है 1901 से इस प्राइज़ का। ये प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन सा? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, उसके बाद साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, उसके बाद अर्थशास्त्र और शांति। 1 2 3 4 5 6, इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज़। सन 1901 से शुरू हुआ है, स्वीडन के द्वारा ये दिया जाता है। ये दोस्तों मानव जाति को लाभ पहुंचाने वाले
कोई भी काम अगर हुआ हो भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में, साहित्य में, अर्थशास्त्र में, शांति में, तो वैसे लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। भारत के सबसे पहले नोबेल प्राइज़ जीतने वाले व्यक्ति कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनको कब मिला था? 1913 में। इनकी एक कविता थी गीतांजलि, इसके लिए इनको मिला था, गीतांजलि के लिए। सिर्फ भारत के नहीं, ये पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था पहली बार पूरे एशिया में। तो पूरे एशिया में भी हुए, ये पूरे भारत में भी हुए पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। इनका जो साहित्य था गीतांजलि, उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? किसे हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट का जो टीम है उसका मुख्य कोच बनाया गया है? तो बताना है कि अब श्रीलंका का जो क्रिकेट टीम है उसके हेड कोच कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? सी, सनथ जयसूर्या जी। कौन बने हैं? सनथ जयसूर्या जी। ये 1 अक्टूबर से शुरू किए हैं अपना कार्यकाल और इनका कार्यकाल चलेगा 31 मार्च सन 2026 तक चलेगा इनका काम। ठीक है। ये जो सनथ जयसूर्या हैं ये पूर्व खिलाड़ी हैं श्रीलंका के। इन्होंने 1989 से 2013 तक क्रिकेट खेला है। ठीक है। इनके बारे में फेमस चीज़ ये है कि ये एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं और 300 विकेट भी लिए हुए हैं। तो ये एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं। ये फेमस जानकारी है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है। और ये इसी के साथ साथ ये पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने सबसे कम बालों में यानी कि 50 से कम बॉल में 100 रन मारे थे। ठीक है। तो ये इन्होंने मारा था 1996 में पाकिस्तान के विरुद्ध। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? यूपीआई और किस प्लेटफॉर्म के बीच सीमा पार भुगतान की सुविधा शुरू हुई है? बताना है कि यूपीआई और किस प्लेटफॉर्म के साथ सीमा पार भुगतान की सुविधा शुरू करेगा। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, किसके साथ? अन्नी। किसके साथ? AANI। ये कहाँ का है दोस्तों? ये यूएई का है। जैसे भारत का यूपीआई है वैसे यूएई का AANI है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? सीमा पार भुगतान होगा। ये जो यूपीआई है हमारे देश का, इसकी शुरुआत किसने की थी? NPCI ने, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा ये शुरू किया गया था यूपीआई। इससे फायदा ये होता है कि आप देखते होंगे, आप स्कैन करो और तत्काल पेमेंट करो, तत्काल भुगतान करो। ठीक है। इससे जो डिजिटल लेन देन है उसको बढ़ावा मिलेगा और व्यापार में भी तेज़ी आएगी दो सीमाओं के बीच में। तो शुरू हुआ है AANI जो कि कहाँ का है? यूएई का है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? 2030 तक भारत का ई कॉमर्स बाजार किस स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो बताना है कि ई कॉमर्स बाजार यानी कि जो भी ऑनलाइन खरीदारी किया जाता है उसे बोलते हैं ई कॉमर्स बाजार। तो बताना है कि उसका स्तर कितना पहुंच जाएगा सन 2030 तक। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कितना पहुंच जाएगा? सी, 325 बिलियन। 325 बिलियन पहुँच जाएगा। ये किसकी रिपोर्ट है? ये डेलाइट का ये रिपोर्ट है कि भारत का ई कॉमर्स 2030 तक पहुंच जाएगा 325 बिलियन तक। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि इंटरनेट की जो यूज है उसके जो उपयोग करता है उनका जो नंबर है, संख्या है, वो बढ़ रहा है। तो इसीलिए उम्मीद है कि जो ई कॉमर्स बाजार है भारत का 2030 तक 325 बिलियन पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना है 325 बिलियन। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? 7,000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है? तो बताना है कि इसकी शुरुआत, इस रैली की शुरुआत कहाँ से हुई है, जो कि 7,000 किलोमीटर लंबी है और इसका नाम है वायु वीर विजेता कार रैली। तो इसकी शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुई है? ये हुई है सी, नई दिल्ली से हुई है। नई दिल्ली से इसको हरी झंडी किसने दिखाया है? हमारे रक्षा मंत्री। कौन? राजनाथ जी। ये दोस्तों पहले जाएगा लद्दाख। कहाँ जाएगा? लद्दाख। और फिर वहाँ से जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। टोटल ये 7,000 किलोमीटर की यात्रा करेगा। ये इसकी शुरुआत क्यों हुई है? क्योंकि भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए IAF का ये रैली शुरू किया गया है, जो कि दिल्ली से शुरू हुआ है। ये जाएगा लद्दाख और लद्दाख से जाएगा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। टोटल 7,000 किलोमीटर। इसकी शुरुआत क्यों हुई है? क्योंकि दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 को ही स्थापना किया गया था हमारे भारतीय वायु सेना का। उस समय इसका नाम क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। 8 अक्टूबर 1932 में।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है भारतीय वायु सेना का। इसका मोटो ये है कि युवाओं को प्रेरित किया जाए और जो वायुसेना है, एयरफोर्स है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। ठीक है, तो ये मोटो है इसका, इस रैली का। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है? चर्चा में रहा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बताना है कि ये नेशनल पार्क जिसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये किस राज्य में स्थित है? तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे है ये है डी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। और ये न्यूज़ में क्यों है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लाल पांडा कार्यक्रम जो है यहाँ का, इसको चुना गया है वाजा संरक्षण पुरस्कार के लिए। यानी कि ये जो पुरस्कार है वाजा संरक्षण पुरस्कार, ये कौन सा पुरस्कार है? जिसका ये मोटो होता है कि अगर आप कोई संस्था हो, कोई आप नेशनल पार्क हो, कोई आप संरक्षण का काम कर रहे हो और वो आपका उद्देश्य अच्छा है और अच्छे से पालन किया जा रहा है, तो उसी की खुशी में ये वाजा संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ये दोस्तों 7 नवंबर को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 7 नवंबर को दिया जाएगा। तो अभी घोषणा किया जाएगा। इसका अभी उसमें नाम शामिल हुआ है, 3 लोगों की लिस्ट बनी है, तो उसमें इसका भी नाम शामिल किया गया है वाजा संरक्षण पुरस्कार के लिए। तो देखते हैं 7 अक्टूबर को जब चयन होगा तो इसका उसमें चयन होता है कि नहीं होता है, बट अभी चर्चा में है। तो हमें ध्यान रखना है कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ का जो लाल पांडा कार्यक्रम है, इसी के लिए इसको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ये दोस्तों, ये जो अवार्ड है वाजा संरक्षण पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी सन 2016 से। तो 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी और किसको मिलने का चांस है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है? 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का भव्य शुभारंभ कहाँ हुआ है? बताना है कि ये जो संगीत समारोह है जिसका नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये 50वां नंबर का है। कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है बताना है। सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, तो कहाँ पे हुआ है? ये सी, मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश के जो मैहर जो ज़िला है वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है। ये उस्ताद अलाउद्दीन खां जी क्या बजाते थे? ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इनका संबंध था सरोद से, ये सरोद वादक थे। तो इन्हीं के नाम पे जो संगीत समारोह चलता है उसका 50वां नंबर का जो संस्करण है वो आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मैहर में। ये सरोद वादक थे। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जैसा भी आपका कमेंट हो, अच्छा बुरा खुल करके कमेंट करिए। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।